सभी किसान भाइयों को मेरा हाथ जोड़कर राम राम। कुछ दिनों से कुछ भाई बीजेपी वाले जो किसान भाई आंदोलन कर रहे हैं उनके खिलाफ़ बोल रहे हैं। बोल भी ऐसा रहे हैं जैसे कोई वो देशद्रोही हो। शायद उतना तो वो आज तक कभी कोई आतंकवादी हमला हुआ हो या पाकिस्तान हर बार अपने पे अटैक करता है उनके बारे में हो, या फिर कोई बड़ा घोटाला हुआ हो बीजेपी में या कांग्रेस में या किसी पार्टी में, उसके बारे में नहीं बोले होंगे जितना आज वो किसानों के बारे में बोल रहे हैं। और सबसे शर्म की बात ये है कि वो जो बोलने वाले क्या लगभग आज अपना पूरा देश है वो सभी किसानों की औलाद है। पहले हम सभी किसान ही थे और आज जो किसानों की औलाद होते हुए किसानों के आंदोलन को दबाने की कोशिश कर रहे हैं और एक उनके बारे में ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं जैसे उन्होंने कोई देशद्रोह कर दिया है इस बिल के बारे में आवाज़ उठा के। आज पूरा पंजाब इकट्ठा हो गया है, किसानों के साथ है। उनके कलाकार हैं, जितने भी लोग कलाकार जो हैं, जितने बाहर गए हुए हैं, वो सभी पंजाबी भाई हैं। सभी आज एक साथ हैं, किसानों के साथ हैं। पंजाब में ना कोई विपक्ष है ना कोई पक्ष है, सभी पार्टियां एक साथ इकट्ठा हो चुकी हैं। उन्हें पता है कि क्या इस बिल में खामियां हैं और अपने हरियाणा में क्या कमी है। एक बेचारा 2-4 कलाकार इकट्ठे हुए हैं हमारे, लेकिन एक भाई जो गुलजार छानी वाला है उसने 1-2 दिन पहले ये अनाउंस किया था कि मैं कोई रैली निकालूंगा। रैली तो क्या थी, वो बोल रहा था भाई मैं अपने बुज़ुर्गों से, गांव के जो हैं उनसे बातचीत करेंगे, भी अपने 5-10 भाई 20 भाई जो कलाकार हैं वो आ जाना और हम अपने बुज़ुर्गों से बातचीत करेंगे इस बिल के बारे में। क्या इस बिल में अच्छा है, क्या बुरा है, क्या हमें करना चाहिए, अगला स्टेप हमें क्या लेना चाहिए। क्योंकि सभी कोई भी हो आज की डेट में सभी किसानों से ही जुड़े हुए हैं, उन्हीं से निकले हुए हैं। तो कल रात की बात है, वो कहीं गया हुआ था बेचारा, उसने अपनी वीडियो भी अपलोड की है थोड़ी देर पहले। बड़ी मेहनत से गरीब परिवार से आया हुआ लड़का है वो। अपनी एक गाड़ी ली थी उसने, बुलेरो बेचारे ने, उसके घर के आगे खड़ी थी। ये बीजेपी के गुंडे जो कथित रूप से बीजेपी करते हैं, उन्होंने सोचा भाई ये इसकी वजह से इसके पीछे क्यों उसके फॉलोवर हैं, उसको चाहने वाले नौजवान लड़के हैं आज, तो कहीं ना कहीं उन्हें बीजेपी के नेताओं को, बीजेपी के चमचों को उनको ये डर सताने लग गया कि ये गुलजार छानी वाला अगर ये अपनी रैली वगैरह या जो कुछ भी बातचीत करेगा अपने बुज़ुर्गों से वो सोशल मीडिया पे आएगी। और कहीं ना कहीं अगर बिल का उस बातचीत में विरोध निकल के आया कि ये बिल गलत है, तो हरियाणा का जितना युवा है जो उसको भी फॉलो करता है गुलजार को, वो एक साथ ना आ जाए। और जो ये आंदोलन को हम भाई बीजेपी वाले सोचते हैं कि हम दबाने की कोशिश कर रहे हैं, ये तूल ना पकड़ जाए और कहीं हमारी सरकार अल्पमत में न आ जाए। क्योंकि जैसा अब तक हम देख चुके हैं कि जजपा का जो स्टैंड रहा है वो उसको जस्ट वक्त भी ये लगेगा कि किसानों के साथ जाना चाहिए या उन पे थोड़ा बहुत भी अगर किसानों ने दबाव डाल दिया जिस दिन, तो अपना इस्तीफ़ा दे देंगे और बचेगा बेचारा अपना खट्टर अकेला। खट्टर के पास बहुमत नहीं है, उनकी सरकार अल्पमत में आ जाएगी, तो यहाँ पे हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लग सकता है। तो इसलिए उन्हें लगा अभी सरकार जा सकती है, इसी वजह से उस बेचारे की, गरीब की, जो अपनी मेहनत से, बिना किसी की सिफारिश से, बिना किसी मंत्री के आगे हाथ जोड़े, बिना किसी को पैसे दिए अपने पैरों पे खड़ा हुआ, हरियाणा के लिए, अपने देश के लिए, अपने देश की माताओं बहनों के लिए इतने अच्छे गीत निकालता है वो,
उस बेचारे की कल बीजेपी के गुंडों ने जो एक बेचारे गरीब के पास गाड़ी थी उसको भी तोड़ दिया, जो उसने अपनी मेहनत से बड़े प्यार से खरीदी थी। ये उसकी गाड़ी नहीं तोड़ी है, हमें ये समझना पड़ेगा। ये हरियाणा के किसानों का जो आंदोलन के प्रति मान लो लोग इकट्ठा होना चाहते हैं, उनका मनोबल तोड़ने की कोशिश की गई है कि ये इकट्ठे ना हो। तो इसके बारे में हमें सोचना चाहिए, गुलजार के लिए भी आवाज़ उठानी चाहिए। और मैं समझता हूँ गुलजार भी ये सोच रहा होगा कि मेरे लिए आवाज़ की बजाय अगर किसान अपने लिए ये आवाज़ उठा ले तो ज़्यादा बेहतर होगा। आज पंजाब एक साथ है, हम क्यों एक साथ नहीं आ सकते? हमारा जो दूसरा एरिया है, अपन तो फतेहाबाद के हैं, ये है हमारे यहाँ पे थोड़ा सिस्टम थोड़ा ढीला है। युवाओं का भी मान लो, किसानों का भी मान लो, जो जल्दी उगर या यूँ कहें कि पार्टियों में बंटे हुए हैं, उन्हें अपने जो आने वाला ख़तरा है, उनका फसलों का भाव जो आने वाले समय में अभी तो गिरा हुआ है, लेकिन इससे ही बदतर हालत हो जाएगी। आज किसानों को बहुत ज़्यादा घाटा होने लग रहा है, लेकिन इससे भी कहीं ज़्यादा आज मैं खुद किसान हूँ, लेकिन मैं अब सोच रहा हूँ कि आगे से मैं शायद मेरी ज़मीन मैं खुद खेती न करूँ। इतना किसानों का मनोबल इस सरकार में गिर चुका है। और कुछ मेरे ही गांव के गुआंढ के भाई हरियाणा ये फतेहाबाद एरिया के हो गए, जो मेरे साथ फेसबुक पे या अन्य सोशल मीडिया अकाउंट्स पे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो उनको अब तक इस बिल के बारे में शायद ABC भी नहीं पता है। वो मेरा मनोबल गिराने की कोशिश करते हैं कि ये बिल सही है, हालांकि उनको उन तीनों बिलों के नाम तक का भी पता नहीं है कि क्या इनके नाम है, क्या ये अध्यादेश है, क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या इसके नुकसान हैं। पंजाब से अपने कृषि एक्टिविस्ट है कोई देविंदर शर्मा करके, जो पिछले काफ़ी सालों से 25-30 सालों से कृषि के अंदर एक्टिव हैं। किसानों के लिए जो भी अच्छा कानून आए, उसके लिए कोई भी सौर ऊर्जा के लिए जो भी किसानों के लिए अच्छी सुविधाएं हैं गवर्नमेंट से हमें मिल सकती है, उनके लिए वो हमेशा गवर्नमेंट से लड़ते रहे हैं। उनके बारे में मैं आपसे गुजारिश करूंगा सभी से कि देविंदर शर्मा पंजाब से हैं, उनके यहाँ तो 1-2 इस किसान बिल के ऊपर इंटरव्यू पढ़ लेना। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, आप यूट्यूब पे भी उनके इंटरव्यू देख सकते हैं। उनकी किसानों इस बिल के बारे में कई जगह उन्होंने डिबेट भी कर चुके हैं, वो डिबेट भी देख सकते हैं। आपको शायद अगर कहीं भी कोई कमी रह गई है, कहीं दिल में गलतफहमी है कि ये हमारे फ़ायदेमंद है बिल, तो वो आपका वहम निकल जाएगा। कुछ लोग सोचते हैं कि बिल क्या है। बिल के अंदर सबसे पहली बात तो ये है कि आप किसान अपनी फसल कहीं बेच सकता है। मोदी सरकार शायद 4-5 बार तो ट्विटर पे बोल चुका है, खुद मोदी आके 3-4 बार खट्टर साहब आके बोल चुके हैं, 3-4 बार अपने JJP के जो उप मुख्यमंत्री हैं हरियाणा सरकार में वो बोल चुके हैं, दुष्यंत चौटाला जी, कि किसान अपनी फसल कहीं जाके बेच सकता है। ये हमने किसानों को इसमें एक तो ये फ़ायदा दिया है। उनसे मैं यही पूछना चाहता हूँ, मैं और आप, कि किसान को आज से पहले भी कहीं कोई बंदिश नहीं थी। वो अपनी फसल कहीं भी पूरे भारत में कहीं भी जाके बेच सकता था, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। शर्त ये होती थी कि उसके पास अपने ज़मीन की फर्द होनी चाहिए कि ये मेरी ज़मीन है जी और ये इसकी फसल है और मैं ये फलाने स्टेट में आगे जाके बेचना चाहता हूँ।
तो उसके ना तो कोई टैक्स लगता था, कुछ नहीं लगता था पहले भी। और उसी को ये नया रूप दे के नई, मान लो एक किस्म से ये कर लो कि आप फोटोकॉपी करा के दोबारा नए कागज़ पे दिखा रहे हैं कि हमने ये कर दिया, तो ये तो पहले ही था। दूसरा ये बोल रहे हैं भी किसान अपनी फसल का भंडारण कर सकते हैं। छोटे किसान जितने हम हैं, आप हैं, लगभग हरियाणा में क्या कहीं भी जा लो आप, विदेशों की बात छोड़ के, अपने यहाँ पे 2 एकड़ 4 एकड़ 1 एकड़ 3 एकड़ 5 एकड़ से ऊपर ज़मीन गिने चुने लोगों के पास ही मिलेगी आपको। लगभग 95% लोगों के पास 5 एकड़ से कम ज़मीनें हैं। उनकी मान लो अगर कहीं खेत से फसल निकाल रहे हैं, पहली बात तो उनके पास ट्रैक्टर नहीं होगा। उनकी जहाँ खेत है, खेत से गांव या मंडी में जहाँ पे उनको फसल लेके जानी पड़ती है, वो 10 बंदों के आगे, अगर ट्रैक्टर वालों के या गाड़ी वालों के, जिससे भी उसको फसल लेके आनी है, उसके आगे हाथ जोड़ेगा तो उसकी तो फसल खेत से गांव में या मंडी में जाएगी। और ये उसको बोल रहे हैं कि तू भंडारण कर ले। क्या ये मुमकिन है? आज किसान की इतनी बुरी हालत हो गई है, अभी आगे गेहूं का सीज़न आएगा, अगर एक किसान के 5 एकड़ में गेहूं है तो वो सारी अपनी जितनी गेहूं है लगभग सारी बेचने की कोशिश करता है। अपनी तो किलो के हिसाब में, भाई एक महीने में 20 किलो लगती है, 30 किलो लगती है, उस हिसाब में ही अपने घर पे गेहूं रखता है। अलबत्त लगभग किसानों को, छोटे किसानों को दूसरे या तीसरे महीने में जाके अपने लिए गेहूं खरीदनी पड़ती है। जो अपने खेत में फसल उगा के अपने लिए खाने के लिए गेहूं नहीं रख सकता, क्योंकि उसके आज कर्जा है, इस वजह से नहीं रख सकता। और उसको ये बोल रहे हैं कि तू स्टोरेज कर ले। कहाँ स्टोरेज करेगा वो? गवर्नमेंट बोलती है हमने 2000 रुपये दे दिए, 6000 रुपये साल के। 6000 रुपये का क्या आता है? 6000 रुपये अगर हम 1 एकड़ में अगर फसल बोते हैं, बाई चांस बरसात आए या कुछ और दिक्कत आ जाए, बीज खराब मिल जाए, तो उसको दोबारा बान बुन करके दोबारा खेत को जोत के दोबारा बिजाई करेंगे तो 1 एकड़ में 6000 लग जाएंगे हमारे। और मोदी सरकार लगभग 2-4 महीनों में इसकी एडवर्टीजमेंट निकालती है कि हम किसानों के लिए सर्वोपरि हैं, हम इसको 6000 रुपये दे रहे हैं, 2000 रुपये 2 की 3 किस्तें। और उसको बड़ा बजट बना के 1 लाख 5 लाख करोड़ ऐसा बना के दे देते हैं। अभी 2000 करोड़ दे दिए हमने किसानों को। बात ये कर रहे हैं विदेशों की, भाई विदेशों में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है, उस हिसाब से हम अपने किसानों को 2022 में आमदनी दुगनी करेंगे। विदेशों में आज से करीब 20 साल 30 साल 50 सालों से ये सिस्टम चला हुआ है। आज भी उन किसानों को लाखों करोड़ों डॉलर की सहायता दी जाती है, हिंदुस्तान में नहीं दी जाती। हमारे दी जाती है 2000 रुपये की 3 किस्त, और उसका डंडोरा पीटा जाता है पूरे साल, सिर्फ वोट बैंक के लिए। और किसान इतना आज हताश है, किसान किसी का 1 पैसा नहीं मारता। और किसान को आज इस हालात में लेके आ गए है ये कि उसको 2-2 हज़ार रुपये के लिए बैंक के अंदर लाइन लगानी पड़ती है। ना तो किसान इतना खुदगर्ज, इतना हिम्मत वाला व्यक्ति होता है कि उसे किसी का 1 पैसा नहीं चाहिए, ना अपनी फसल का फालतू रुपया चाहिए, लेकिन उसे जो वाजिब रेट है उसे तो वो ही चाहिए। आज अगर किसानों को सही रेट मिले तो ना तो कोई किसान ये कहता कि हमें हमारा KCC से या जो कर्जा हमने बैंक से लिया है उससे मुक्ति चाहिए,
किसान अपने आप उतार सकता है, उतनी सामर्थ्य है उसके अंदर। लेकिन ये बोल रहे हैं कि हम देश को आत्मनिर्भर बनाएंगे, लेकिन मोदी सरकार बना रही है आत्मनिर्भर किसको? आत्मनिर्भर बना रही है उद्योगपतियों को, अनिल अंबानी को, अडानी को, ऐसे जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनको, क्योंकि ये उन्हीं का पैसा आता है चंदे के रूप में, उन्हीं से इनकी पार्टियां चलती हैं, उन्हीं को ये आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। हमें बनाना चाहते हैं इनका मजदूर, क्योंकि उनके पास है मजदूरों की कमी। बिहार में ये बोल रहे हैं APMC एक्ट ख़त्म कर देंगे तो इससे बिचौलियों का काम धंधा चौपट हो जाएगा। APMC एक्ट बिहार सरकार ने ख़त्म किया 2006 के अंदर। 2007 में, 8 में, 9 में 2-3 साल उनको फसलों का भाव मिला बढ़िया। बढ़िया क्यों मिला? सारा बिहार सरकार ने किया। क्यों? किसान आंदोलन ना करें, किसान हमारे सामने आवाज़ ना उठाए। 2-3 साल भाव बढ़िया दिया फसलों का, किसानों ने सोचा वे बढ़िया काम कर दिया, APMC हटा दी, हमें अच्छा भाव मिलेगा, बिचौलियों से बच गए। आज किसान, बिहार का जो किसान है पूरे देश में किसानी छोड़ के मजदूरी कर रहा है, पूरे देश में। और ये आपने देखा ही होगा, लॉकडाउन के वक्त करीब 8 करोड़ प्रवासी जो अपने मजदूर थे बिहार के, वो पूरे भारत से निकल के हर एक राज्य से अपने घर बिहार वापस जा रहे थे। वो मजदूर पैदा नहीं हुए थे, वो पैदा किसान हुए थे। लेकिन इन घटिया सरकारों ने, ये उद्योगपतियों के चंगुल में फंस चुकी है। इनको मोटा रुपया चाहिए चंदे के रूप में, और उन उद्योगपतियों के लिए मजदूर तैयार करने के लिए इन्होंने उन किसानों से किसानी छुड़वाई और उनको मजदूर बनाया। और वही हालत आज ये हरियाणा और पंजाब के साथ करने जा रहे हैं। कुछ भाई बोल रहे हैं कि ये हरियाणा और पंजाब में किसान है क्या, कई और स्टेट में किसान नहीं है क्या? उनको ये बताना चाहता हूँ कि MSP के ऊपर सिर्फ पूरे इंडिया की 6% फसलें खरीदी जाती है, और 94% जो फसलें हैं ना वो बिना MSP के ही खरीदी जाती हैं। जो ये मोदी सरकार बोल रही है कि निजी कंपनियां लेगी, वो निजी कंपनियां ही खरीदती हैं, ओनली 6%। और वो 6% किसान कहाँ पे है? वो हरियाणा, पंजाब, यूपी, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र में कुछ एरिया में जिनकी MSP वाली फसलें होती है, जो गवर्नमेंट को लेनी पड़ती है, जैसे गेहूँ, मक्का, चावल, चना, मूंग, ऐसी फसलें होती है। जो ये स्पेसिफिक एरिया होता है वही फसलें हैं। और वहीं के किसान आज आंदोलन करने की धमकी दे रहे हैं या आंदोलन कर रहे हैं। कई जगह इकट्ठे हो चुके हैं, कई जगह इकट्ठे होने वाले हैं। आने वाले टाइम में आपको पता चल जाएगा। किसानों को आज इन्होंने बेरोजगार बना के छोड़ दिया है। तीसरी बात, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो गया। तीसरी बात ये कि ये बोल रहे हैं कि MSP हम देंगे किसानों को। MSP अगर किसानों को देनी है, इतने सालों से दे रहे हो आप, जो कागज़ों में दे रहे हो, वैसे तो नहीं दे रहे, जो कागज़ों के अंदर दे रहे हो कि हमने इतनी फसल MSP पे खरीदी, वो भी एक बड़ा व्यापक तौर पे घोटाला होता है हर बार। MSP ये लिखित में क्यों नहीं देते? अगर मोदी सरकार इतनी किसान हितैषी है कि हम किसानों की आय दोगुनी करना चाहते हैं, तो ये स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करके 4 गुना भी कर सकते हैं।
अगर करना चाहे किसान हितैषी, इतनी ये बोल रहे हैं कि हम किसान हितैषी हैं, तो आप स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू कर दो, जिससे लगभग गेहूँ अप्रोक्सीमेटली आज के टाइम में लगभग 7600 करीब उसका रेट होगा। एमएसपी दे, जब ये गवर्नमेंट ही नहीं सकती अपने को एमएसपी, तो निजी कंपनियां अपने को कैसे देगी फालतू पैसे? क्यों गवर्नमेंट को हम इतना टैक्स देते हैं, हर चीज़ में अपने को टैक्स देते हैं। कुछ एक भाइयों की गलतफहमी थी, मेरे 1-2 कमेंट पीछे भी आए थे कि बोले हम टैक्स नहीं देता किसान, अगर किसान से टैक्स मांग लिया तो उनके लिए यही बोलना चाहूँगा कि किसान क्या, हर छोटा वर्ग का जो व्यक्ति है, छोटे से छोटे स्तर का, जैसे किसान भी छोटे स्तर का ही है, उससे शायद छोटा कुछ भी नहीं है, मज़दूर के लेवल का ही वो होता है। मज़दूरी करता है, किसान किसानी करता है। जब गवर्नमेंट को अपन इतना टैक्स वगैरह देते हैं और गवर्नमेंट ही अपने को एमएसपी देने में समर्थ्य नहीं है, अपना समर्थ्य नहीं जता रही है कि हम एमएसपी नहीं दे सकते, तो निजी कंपनियां क्यों देगी हमें? निजी कंपनियां कुल मिला के अपना प्रॉफिट ही कमाएगी। कोई भी हो, चाहे आप हो या हम हो, किसी भी कंपनी हो, वो अपना प्रॉफिट कमाएगी। वो कोई एनजीओ नहीं चलाते कि हम एनजीओ चला रहे हैं किसानों के लिए, ये एमएसपी है, गवर्नमेंट ने ऑर्डर बोल रखा है, लिखित में दे नहीं रखा, हमें बोल दिया भाई और हम इसको एमएसपी से ऊपर लेंगे। क्योंकि ये सिर्फ इनका फेंकने का काम है। ये बोल रहे हैं एमएसपी, ये मैं दुष्यंत तो बोल रहा है कि मैं अगर एमएसपी पे फसल नहीं बिकी तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। एमएसपी के ऊपर आज भी नहीं बिक रही हैं फसलें लगभग 1-1.5 महीना हो गया फसलें आते हुए। मूंगफली से शुरू हुई थी, अभी धान भी आ रहे हैं, नरमा भी आ रहा है, लेकिन कोई भी फसल अभी तक एमएसपी पे नहीं बिकी है। और जब तक ये एमएसपी पे स्टार्ट करेंगे, क्योंकि स्टार्ट इनको किसके लिए करना है? उद्योगपतियों के लिए, जो बड़े बड़े टेंडर लेते हैं, जो फसलों को खरीदते हैं, स्टोरेज रखते हैं, उनके लिए, उनसे ये एमएसपी पे खरीदते हैं। क्योंकि लगभग 1 महीना या 20 दिन बाद में ये बोल रहे हैं अभी हमने 1 तारीख से स्टार्ट कर दिया है। अभी 1 तारीख क्या, ये पीछे 2-4 दिन पहले बोल रहे थे हम धान इस तारीख से, फलानी तारीख से स्टार्ट कर देंगे। 2-3 दिन हो गए उस बात को। लेकिन जब तक इनका स्टार्ट होगा, इतने तक किसान अपनी फसल बेच चुका होगा। फिर ये उन्हीं उद्योगपतियों जो हमसे फसलें खरीद लेंगे ना, उन्हीं से फसलें खरीदेंगे और आगे दिखाएंगे कि हमने एमएसपी से किसानों से खरीदी है। वो हमसे आज 1000 रुपये कम में खरीद रहे हैं, उनसे 500 कम में खरीदेंगे। ये ऐसे ही घोटाला होता है, यही इनकी कमाई है। और एक बात और रहेगी कोर्ट वाली, ये बोल रहे हैं हम किसान हितैषी हैं, तो किसान हितैषी हो, इतने बड़े किसान हितैषी हो आप, तो आप किसानों के लिए कोर्ट का दरवाज़ा तो लोग इंसाफ के लिए खोलते हैं। भाई किसी के साथ कोई दिक्कत हो, कोई मुसीबत आए, तो वो कोर्ट में या कहीं पे जाके अपनी गुहार लगा सके। और आप इस बिल में लिखित रूप में दे रहे हो कि आपके लिए कोर्ट के दरवाजे बंद हैं। आप किसानों को सिर्फ एसडीएम हैंडल करेगा। आप अगर आपके ऊपर या उस कंपनी के साथ जिसके साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है, उन दोनों की आपके अगर बात बनी नहीं, या अगर आपकी उसने आपसे फसल नहीं खरीदी बात करके, या आपने उसको नहीं बेची, तो आप सिर्फ एसडीएम के आगे गुहार लगा सकते हैं। एसडीएम आगे बना रखी है कमेटियाँ, एसडीएम बनाएगा आगे कमेटी। ये भी लिखित रूप में एसडीएम अपने आगे कमेटी बनाएगा, वो 30 दिन के अंदर आपका किसानों का हल करेगी। अगर वो एसडीएम वाली कमेटी 30 दिन में किसानों का हल नहीं करेगी, तो खुद एसडीएम उस मामले से निपटेंगे और वो फिर 30 दिनों में आपका हल करेंगे।
तो उन गूंगे बहरी सरकार वालों से मुझे यही पूछना है कि एसडीएम को जब आज भी इतना काम है, एक आम इंसान किसान उससे मिल नहीं सकता, तो जब इतना कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे ज़मीनों के किसानों के कंपनियों के साथ, स्वाभाविक सी बात है किसी ना किसी का तो दिक्कत होगी फसलों में, किसी की लेंगे किसी की नहीं लेंगे, क्योंकि काम ही उनका वो है, क्योंकि उनको फसल कम रेट में लेनी है। तो कमेटियों के पास जाएंगे, कमेटी हल नहीं कर सकती। कमेटी किसकी मानेगी? उद्योगपति की मानेगी, ना कि किसान की मानेगी। और ना एसडीएम के पास टाइम है इतना कि वो एक एक किसान का मामला निपटाए। आज जो एसडीएम नहीं मिल सकते वो आगे क्या मिलेंगे किसानों से? सभी भाइयों को एक बार फिर से राम राम। ना तो कुछ भाई बोल रहे हैं ये कांग्रेस का है, कुछ बोल रहे हैं ये फलानी पार्टी का है। मैं सभी भाइयों से एक ही बात कहना चाहता हूँ, मैं खुद पहले बीजेपी में था, बीजेपी में कोई मेरे पास पद नहीं था, वैसे बीजेपी को सपोर्ट करता था इस बिल से पहले। इस बिल के बाद में जो जैसे जैसे मुझे इस बिल के बारे में मैंने पढ़ा, इंटरनेट पे देखा, सर्च किया क्या बिल है कैसे है, बाद में जो देश के कृषि विशेषज्ञ हैं उनके इंटरव्यू उनकी डिबेटें देखी, उसके बाद मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि ये बिल किसान हितैषी नहीं है। उन्होंने इसके फ़ायदे बताए, फ़ायदा तो क्या, फ़ायदा तो पहले किसान था वही है, कुछ इसमें नया नहीं किया इन्होंने। किसान अपनी फसल कहीं बेच सकता है, ये पहले ही था। कॉन्ट्रैक्ट वाला नया किया है तो इसमें किसानों को फंसाएंगे। आज हम अगर छोटे से बैंक से अगर 10,000 रुपये का लोन लेते हैं तो हमारे से कम वो 50 पेपर पे साइन करवाते हैं। और आपको भी ये पता है कि हम में से कोई भी, चाहे अनपढ़ हो या पढ़ा लिखा हो, वो उन कागज़ों को सभी 50 पेजों को नहीं पढ़ता है। हाँ, एक दो अगर कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा हो वो ज़रूर पढ़ लेगा, लेकिन सभी 50 जो पेज वो देते हैं 10,000 के लोन के लिए ही, और लगभग साइन भी उतने ही करवाते हैं, तो वो सभी पेज तो कोई नहीं पढ़ता। तो जब ये कंपनी आएगी तो कंपनियों के 50 नहीं हज़ारों पेज होंगे। जब आज हम वो पेज नहीं पढ़ सकते बैंक के एक छोटे से लोन के लिए भी, कि हमसे क्या लिखवा रहे हैं क्या करवा रहे हैं, वो तो पता नहीं क्या क्या लिखवाएंगे हमसे। और किसान मजबूर होगा लिखने के लिए, क्योंकि उसको ये फसल कहीं और बेचने की कई जगह ही नहीं बचेगी। इसलिए मेरी सभी भाइयों से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि इस बिल का विरोध करें। मैं खुद बीजेपी में होते हुए, बीजेपी का शायद मेरे गांव में मेरे से बड़ा कोई सपोर्टर नहीं होगा, और आज उसके विरोध में भी शायद मेरे से बड़ा कोई उसका विरोधी नहीं होगा मेरे गांव में, क्योंकि मैं खुद किसान हूं। और जब ये मेरा ही हाथ काटेंगे तो कोई और आके खड़ा नहीं होगा, मुझे खुद को ही खड़ा होना पड़ेगा। और यही आप सभी किसान भाइयों पे बात लागू होती है कि हमारे लिए कोई और खड़ा नहीं होगा। कुछ दिनों पहले यहाँ पे हिसार में वाक़या हुआ था, कुछ किसान भाई, ये परिजा चौक की बात है, वहाँ पे एक सेठ की कोई घनश्याम गोयल है ऐसे करके कुछ नाम है उसका, उसकी दुकान थी, उससे गुजारिश करने गए भाई आज किसानों ने बंद बुलाया तो आप भी एक बार थोड़ी घंटा 2 घंटे के लिए अपनी दुकान बढ़ा दें, किसानों का समर्थन करें। तो उनका दूसरा उनसे लड़ाई करने लग गया सेठ ही किसानों से, बोला तुम्हारी समस्या है तुम निपटो इससे, हमारा इससे कोई मतलब नहीं है। तो यही बातें हैं कि हमें अपनी लड़ाई अपने आप लड़नी पड़ेगी, कोई सेठ नहीं आएगा
हाँ, जो हमारे मंडी के हैं, आड़ती हैं, मंडियों में बैठते हैं, सेठ हैं, वो हमारे साथ हैं, किसान हैं वही साथ हैं। और किसी पार्टी से खासकर अपन ये सोचे हैं अभी कोई कांग्रेस पार्टी अपना साथ देगी, कोई लोकदल हमारा साथ देगी, कोई आम आदमी पार्टी हमारा साथ देगी, या ये अन्य पार्टियां होती है जो स्टेट में कई जगह अन्य पार्टियां और भी बहुत पार्टियां होती है, जैसे आरजेडी होगी, एलजेपी होगी, जैसे बहुत सी पार्टियां हैं अपने देश में, वो हमारा साथ देगी। वो सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहती है अपने किसानों पे। खास कर कहीं भी अपन को आंदोलन करना, ये जहाँ भी करें इकट्ठे हों, तो खास कर इन पार्टियों वालों से खास कर दूरी बनाए रखें, क्योंकि इन्हें सिर्फ अपना वोट बैंक ही चमकाना है कि ये बीजेपी के विरुद्ध आज किसान तो हमारे को वोट देंगे, हम इनका साथ दें। आगे अगर ये पार्टियां आ गई तो यही किसानों के साथ तो यही होना है और होता आया है। सभी भाइयों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आज मौका मिला है हमें एक साथ एकजुटता दिखाने का। इस आंदोलन का पुरजोर तरीके से समर्थन करें, जहाँ पे भी हो आप, देश में विदेश में, जहाँ पे भी आपको मौका मिले इस आंदोलन का पुरजोर तरीके से समर्थन करें। और जहाँ भी किसान संगठन हमें बुलाने की कोशिश करें, बुलाने का कहे भाई वहाँ पे आना है, वहाँ पे हम इकट्ठा होंगे, वहाँ पे आंदोलन करेंगे, वहाँ रैली निकालेंगे, तो हमें एकजुटता दिखानी है और वहाँ पे जाना है बिना किसी पार्टी का झंडा लिए। जय हिंद, जय भारत, किसान एकता जिंदाबाद, जय हरियाणा।